हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक जो होता है उससे देखने को मिलेंगे, और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हमने रिसेंट जो थ्योरी करी है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन में और कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेंगे जो थ्योरी हमने करी हुई है। ठीक, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। और हम 6 to 8 की कंप्लीट थ्योरी और प्लस पेपर और साथ ही कंप्लीट सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद हम मॉक भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये क्लासेस आपको डेली शाम 4 बजे मिल सकती हैं। 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्लासेस डेली चलेंगी। इस चीज को आप अपने शेड्यूल में सेट कर सकते हैं कि डेली शाम 4 बजे मुझे साइंस की क्लास करनी है। साइंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्लीट थ्योरी पेपर के साथ और मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और पहला क्वेश्चन क्या दिया है? घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? थ्योरी में हमने सीएफएल पढ़ा है, जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक, ये क्या करता है? इसमें एक कोटिंग लगी होती है फ्लोरोसेंट का। ठीक, कोटिंग लगी होती है जो कि क्या करता है, जब लाइट इसमें जलती है तो इसको और चमकदार बना देता है। ठीक, इसका काम यही होता है। एलईडी क्या होता है? एलईडी क्या करता है, जैसे हमारे घरों में जो येलो कलर का लाइट लगा होता है वो क्या करता है, हीट देता है, लेकिन एलईडी हीट नहीं देता। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या करता है, ये कम हीट देता है, बहुत कम हीट देता है, और कम करंट भी जो होता है वो कम करंट पे भी ये जलता है, लेकिन इसमें क्या है, कम करंट पे ये नहीं जलेगा, खराब हो जाता है। ठीक, तो ये एलईडी का फायदा है। तो इसीलिए एलईडी क्या होता है, बेहतर होता है, अधिक अच्छा होता है। आपके घरों में भी एलईडी लगा है तो इस वजह से लगा है क्योंकि ये बेहतर है, अच्छा है। लेकिन जो सीएफएल होता है उसमें फ्लोरोसेंट की कोटिंग की गई होती है, जिसकी वजह से प्रकाश चमकता है या फिर लाइट और अधिक तेज बढ़ता है, तेज चमकता है। तो ये क्या होता है, विषैला होता है। तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे होते हैं? नहीं भाई, जब दोनों ही अच्छे होते तो क्यों इसको सीएफएल बोलते, क्यों एलईडी बोलते, जब एक समान अच्छे होते तो। दोनों में कोई भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि दोनों विषैले पदार्थ होते हैं। नहीं, सीएफएल में विषैला पदार्थ यूज किया जाता है, एलईडी में नहीं किया जाता। सीएफएल बेहतर है? बिल्कुल नहीं। सीएफएल क्या है, सीएफएल में विषैला पदार्थ होता है, इसलिए ये बेहतर नहीं माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पे, कि जो मटेरियल होगा, मटेरियल पे जो डिपेंड करेगा कि उसमें ऊष्मा कितनी प्रोड्यूस हो रही है, और उसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा और मोटाई पे डिपेंड करेगा। तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो जिन्होंने लाइट टॉपिक पढ़ा होगा और लाइट का जितना भी क्वेश्चन हमने करा वो तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। विवर्धित यानी कि बड़ा बन रहा है, और क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो आभासी और विवर्धित, आभासी तो देखिए समतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन बड़ा नहीं बनता, समान आकार का बनता है। ठीक, यानी कि लंबाई समान होती है। लेकिन विवर्धित इसमें बोला है, तो विवर्धित और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है और छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है ना। विवर्धित यानी कि आभासी तो बनता ही है और छोटा बनता है, लेकिन यहाँ पे विवर्धित बोल दिया है, बड़ा बोल दिया है, तो सीधा हम जाएंगे अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वही प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल लेंस में। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे कि अगर हमें आंसर नहीं भी पता है डायरेक्टली, तो हम इनडायरेक्टली खोज लेंगे कि हमें पता है समतल दर्पण का पता है, हमें पता है उत्तल दर्पण का पता है, क्योंकि समतल दर्पण में फिक्स है कि यही बनेगा। समतल दर्पण में आभासी बनेगा, समान आकार का बनेगा। ठीक, लेकिन और उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। लेकिन इसमें दे दिया है विवर्धित यानी कि बड़ा।
तो हम सीधा जाएंगे अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वही उसका सेम प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है। सिर्फ क्या हो गया यहाँ पे अवतल दर्पण उत्तल लेंस, ये याद रखना है। 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा आपका प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन सही होगा, ये एक पॉइंट याद रख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया, परीक्षण करने पर यह पाया गया कि, अब यहाँ पे चुंबक का हमें गुण पता है। चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ये हमने अभी रिसेंट थ्योरी करी हुई है। नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ यानी कि पोल पे आकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा चीजें यानी कि लोहे के बुरादे में अगर हम चुंबक को रखेंगे तो पोल पे ज्यादा चुंबक लोहे का बुरादा होगा और बीच में कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो लोहे से बनी वस्तुएं होंगी या फिर लोहे के अयस्क होंगे वही क्या होंगे, इसमें जो चुंबकीय पदार्थ होंगे इसमें चिपकेंगे। लेकिन सल्फर जो है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन क्या बोला है, ऑप्शन बोला है केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। दूसरा है लौह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाती है, बिल्कुल गलत। लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव नहीं। लौह रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव और सल्फर उत्तर ध्रुव नहीं। तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह रेतन जो है समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। ठीक, नेक्स्ट है समुद्र समीर का कारण क्या है। तो समुद्र समीर और ब्रिज यानी कि जिसे बोलते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज यानी कि भूमि समीर, इन दोनों को हमने करा हुआ था। तो समुद्र समीर और भूमि समीर में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे। थल समीर और समुद्र समीर हमने पढ़ा हुआ था। समुद्र समीर में क्या होता है, समुद्र समीर में जो समुद्र का ठंडा हवा होता है वो जमीन की ओर आता है। कब आता है, समुद्र क्या होता है, रात में ठंडा होता है, ठीक, धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन दिन में क्या होता है, रात में ठंडा धीरे धीरे होता है क्योंकि दिन भर का वो हीट हो गया होता है। लेकिन दिन में क्या होता है, समुद्र एकदम ठंडा रहता है, वो धीरे धीरे शाम को होकर के गर्म होता है। तो और जमी जो होती है, यहाँ पे जमी हो गया यानी कि थल हो गया, यहाँ पे समुद्र हो गया। ठीक, तो समुद्र धीरे धीरे ठंडा होगा और जमीन जो है यानी कि थल जो है, थल बोलेंगे, थल जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गर्म हवा होती है ऊपर उठेंगे और समुद्र की ठंडी हवा जो जमीन की ओर यानी कि थल की ओर आएगी और थल की जो ये हवा है, गर्म हवा है, वो ऊपर उठेगी और समुद्र की ओर जाएगी। तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समुद्र समीर। यानी कि जो ठंडी हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, जिसकी ठंडी हवा आ रही होती है वही बोलते हैं। समुद्र की ठंडी हवा आ रही है तो समुद्र समीर बोलेंगे। अगर जमी की ठंडी हवा, अब क्या होगा, जैसे ही शाम होगा धूप जाएगा तो ये जो जमी है जल्दी से, जमी क्या हो रहा है, जल्दी गर्म हो रहा है, जल्दी ठंडा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। और समुद्र क्या होगा, धीरे धीरे ये धीरे धीरे गर्म हुआ, शाम को जैसे ही गर्म हो गया तो धीरे धीरे अब ठंडा होगा, तो इसको ठंडा होने में रात हो जाएगा। तो ये जमी की जो ठंडी हवा है ये समुद्र की ओर जाएगी और समुद्र की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ करके थल की ओर आएगी। तो ये होता है समुद्र समीर और थल समीर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, समीर का कारण, समुद्र समीर का कारण कि ठंडी हवा समुद्र की ओर से थल की ओर आती है। ठीक, तो दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। तो समुद्र स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, तो ये सही बात है। स्थल क्या होता है, शीघ्र गर्म हो जाता है। दिन के समय समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, तो समुद्र का जल क्या होता है, शीघ्र गर्म नहीं होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल की धीमी गति से ठंडा होना, तो स्थल धीमी होता ही नहीं है, जहाँ पे स्थल के बारे में धीमा बोले काट देंगे। रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना, तो रात्रि में क्या होता है, रात्रि में दिन भर समुद्र गर्म हो जाता है, तो रात्रि में स्थल की तुलना में, ठीक, स्थल की तुलना में समुद्र क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक, तो ये भी बात सही है और पहली भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि रात्रि की बात बोली गई है, तो रात्रि में समुद्र क्या देगा, गर्म हवा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये
थल समीर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, यानी कि समुद्र जल दिन के समय क्या होता है, ठंडा होता है, यानी कि ठंडी हवा समुद्र की ओर से जाएगी। जहाँ पे ठंडी हवा चल रही है वहीं उसका नाम होगा, समुद्र की ओर से ठंडी हवा चल रही है तो समुद्र समीर होगा। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा। थोड़ा सा क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सारिका ने अशुद्ध जल का एक बोतल में लिया अशुद्ध जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? अशुद्ध जल की अगर बात करें, जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ठीक, जो अभी हम पढ़ेंगे कल के सेशन में हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं होती। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होती, ये विद्युत रोधी होता है लेकिन फ्लो नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, ये सुचालक तो नहीं होगा, विद्युत रोधी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम एकदम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा जो कि बहुत ही कमजोर चालक है। ठीक, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। तो एक निश्चित परीक्षण नहीं है, इसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। ठीक, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं बताना है, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। तो ये सही बात है। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बना लेते हैं दो पोल, नॉर्थ से निकल के बाहर की ओर साउथ में जाकर के विलीन होती है और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। ठीक, ये कर्व फॉर्म करती हैं हमेशा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन चली जाएंगी, ये कर्व फॉर्म करती हैं और अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है, चुंबकों को सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ, जो नॉर्थ नॉर्थ जो पोल होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, साउथ साउथ होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित कौन करते हैं? ऑपोजिट पोल करते हैं। नेक्स्ट है, क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। हाँ, इनके बीच में जो चुंबकीय आकर्षण होता है वो कम होता है, लेकिन पोल पे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? ठीक, तो ये क्या कर रही है, परिपथ बना रही है। परिपथ बनाने के लिए क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना चाहिए। और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। मोस्टली मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे मेटल देखना है। ठीक, मेटल क्या है, स्टील जो होता है वो मेटल होता है और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। तो वो क्या करेगी, स्टील का तार यूज करेगी। रबर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। धागा जो होता है कंडक्ट नहीं करेगा। कांच की छड़ नहीं करेगी। ठीक, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आपको पता है लकड़ी में जो होता है वो लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। कागज जो होता है उसमें कंडक्ट नहीं करती। रबर जो होता है उसमें कंडक्ट नहीं करती। किसमें करेगी, ब्लेड में करेगी। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में से रात भर रखी गई पानी की भरी दो बोतलें, जिनमें एक कांच की और दूसरी प्लास्टिक की है, हरी बाहर निकालता है। इसके पश्चात तुरंत ही वह प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर में डालता है और उसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस मापता है। कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित ताप क्या हो सकता है? तो कांच की जो बोतल है उसमें उसका संभावित मान भी उसी के लगभग होगा जो प्लास्टिक की बोतल का है। ठीक, तो थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। कुछ उत्तर हैं। तो विचुंबकित करने के लिए हमें पता है क्या करना होगा। विचुंबकित करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि उसको बार-बार जमीन पर गिराओ, दूसरा कि उसको गर्म करो और तीसरा कि उसे हथौड़ी से पीट-पीट करके चकनाचूर कर दो। तो यहाँ पे ए, सी और ई आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए, सी और ई। ए, सी, ई आपका करेक्ट आंसर यानी कि थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये साउंड से क्वेश्चन है। सही कथन बताना है। एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि एक पियानो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। सही बात है। जो ढोल होता है वो एम्पलीट्यूड, उसकी एम्पलीट्यूड में वृद्धि होती है, उसका आयाम ज्यादा होता है, जिससे वो क्या होता है, ज्यादा उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है। लेकिन जो पियानो होता है उसकी पिच ज्यादा होती है, उसका तारत्व ज्यादा होता है। ठीक। कारण क्या दिया है, एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। तो ये सही बात है कि जो कोई ध्वनि कंपन कर रही है तो ये क्या कर रहा है, कंपन का जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वो क्या करता है, प्रबलता को निर्धारित कर रहा होता है। यानी कि जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे आर जो है उसी के बारे में बात कर रहा है। लाउडनेस क्या हो गया, प्रबलता, ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है, तारत्व के बारे में बात हो रही है। पहला तारत्व और दूसरा एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें तो दोनों तो सही बात कर रहे हैं, बट दोनों अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों सही होंगे बट व्याख्या नहीं कर रहा होगा। आर जो है व्याख्या नहीं कर रहा होगा, तो ए सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये गलत है। एस और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के गलनांक की सूची दी गई है। तो यहाँ पे मिश्र धातु हम कहाँ पे यूज करते हैं, फ्यूज वायर में यूज करते हैं। ठीक, फ्यूज वायर में यूज करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और गलनांक जो होता है वो कम होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है सीसा और टिन का। मिश्र धातु जो है सीसा और टिन का, उसका सबसे कम है। तो यहाँ पे जो हीटर होता है लिखा है, सही इसमें बताना है, सही कौन सा है, तो कमरे का हीटर, हीटर में हम नाइक्रोम यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कापर तो मिश्र धातु हो जाएगा। फ्यूज में एल्यूमिनियम, बिल्कुल गलत। कमरे का हीटर, कमरे के हीटर में नाइक्रोम यूज करेंगे ताकि वो ज्यादा हीट दे। फ्यूज में सीसा और टिन, जिसका जो गलनांक हो वो कम हो। अभी हम देखें सीसा और टिन का गलनांक सबसे कम है, तो सीसा और टिन हम यूज करेंगे और नाइक्रोम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइक्रोम दिया है सबसे ज्यादा, इसका क्या है, गलनांक सबसे ज्यादा है, ताकि वो क्या हो, गले ना। जैसे इस्त्री हो गया, प्रेस करते हैं, और हीटर हो गया, इन गीजर हो गया, इन सबसे क्या करते हैं, हीट ज्यादा मिले, इसलिए नाइक्रोम लगाते हैं। और फ्यूज वायर में क्या होता है कि जब ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़े तो वायर क्या हो जाए, खराब हो जाए, जल जाए, ताकि हमारा क्या हो, इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण घरों में लगा है वो बच जाए। तो ये ध्यान देते हैं कि फ्यूज वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और जो नाइक्रोम होते हैं जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करते हैं और हमारे घरों में यूज होते हैं, उपकरण, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इस्त्री हो गया जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, आपका आपने देखा होगा ओवन हो गया, इन सारी चीजों में हम नाइक्रोम यूज करते हैं ताकि हीट ज्यादा मिले। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।